नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने केतु के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की थी और केतु के मैंने आपको बताया था कि वो प्रकृति है। तो प्रकृति का जो संबंध होता है वो व्यक्ति के स्वभाव से होता है और प्रकृति बनती है 3 गुणों से, सत, रज और तम। ये आप लोगों को मैंने पूर्व वीडियो में बताया था। तो ये 3 का जो आंकड़ा है इसको आप समझें तो ये तो 3 का आंकड़ा है। ऐसा क्या है कि 3 का आंकड़ा हमेशा रहता है? जैसे बोलते हैं कि एक परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों का जब युक्ति होती है तब एक रचना होती है। और जब तक ये रचना ना हो, जब ये तीनों गुण नहीं मिलते तब तक रचना होना, मतलब परमाणु में कि रचना होना संभव नहीं है। इसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का होना जरूरी है। इसी तरीके से लक्ष्मी, काली, है ना, माँ सरस्वती, इन तीनों का युक्तिकरण हो जरूरी। तो 3 में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इन 3 की युक्तियां होना एकदम जरूरी है? तो मित्रों, ये 3 का जो आंकड़ा है वो प्रकृति का आंकड़ा है। अब प्रकृति है केतु, लेकिन केतु का नंबर है 7 और ज्योतिष की गणना में केतु को जो फल देता है उसको बोलते हैं मंगल सदृश केतु फल देता है। अब मंगल का नंबर है 9। तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा? 3 3 तिहाई 9। 9 ग्रह की प्रकृति, और जब 9 ग्रह की प्रकृति आई तो प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत, रज, तम। अब इन 3 गुणों से युक्त जो प्रकृति है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 3 भागों में जो डिवाइड होता है वो क्या होता है? देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब ये तीनों की प्रकृति समझ में आ रहा आपको मित्रों? कुंडली में 3 गण होते हैं, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। तो ये तीनों अलग अलग गुणों से युक्त होते हैं। फिर 27 नक्षत्र, तो 9 तिया 27, 3 तिहाई 9। 27 नक्षत्रों में जो है 9 ग्रहों को डिवाइड किया गया और 9 ग्रहों में जो 27 नक्षत्र हैं उन 27 नक्षत्रों में जो 9 ग्रह हैं उनकी जो 3 गुण हैं उनको युक्त बना के सत, रज, तम के आधार पर देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण बने। और ये जो गण बने, ये जो प्रकृति बनी, ये क्या हो गई? केतु। और केतु को उपाय अगर आप अब से मैं करवाऊं आपके लिए, अगर मैं एकदम विशेष उपाय केतु के बारे में कहूं तो क्या है? ध्वजा का दान करिए। ध्वजा क्या है? ध्वजा की प्रकृति क्या है? ध्वजा किस में लगती है? ध्वजा लगती है बांस में। बांस किसका प्रतीक है? राहु का। ध्वजा क्या है? त्रिकोण, केतु। लेकिन ध्वजा का आकार क्या है?
तिकोना, मंगल। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि अगर सबसे बेस्ट जो उपाय होता है हम अगर करते हैं तो मंदिरों में ध्वजा केतु का वो सबसे बेस्ट होता है, ध्वजा का दान। अब एक कहावत रहती है कि आपका पराक्रम हुआ और उसने अपना परचम लहराया। परचम क्या है? ध्वजा है। तो पराक्रम कब करता है? जब व्यक्ति का केतु मजबूत होता है तब उसका पराक्रम होता है, यानी प्रकृति उसकी मजबूत है तो ही वो पराक्रम कर सकता है। और यदि प्रकृति मजबूत नहीं हुई तो व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता। तो पराक्रम को मजबूत करने के लिए केतु की मजबूती अनिवार्य है और प्रकृति को मजबूत बना के लेने के लिए मंगल की शक्ति अनिवार्य है। तभी आपकी, जब तक आपके अंदर शक्ति मौजूद नहीं होगी तब तक आप अपनी मजबूत प्रकृति को किसी को सामने में जजमेंट नहीं आपका मिल सकता। तो परचम लहराया जो कहते हैं वो यही है, अपना पराक्रम, ध्वजा। परचम लहरा मतलब अपनी ध्वजा गाड़ा, अपना इसने फलाने ने अपना झंडा गाड़ दिया। क्या है? केतु की स्थापना कर दी है उसने, अपने आप की, अपनी प्रकृति को लोगों के सामने साबित करके दिखाया कि मैं ये हूं। इसलिए केतु का विशेष ध्यान देना पड़ता है जीवन में। रिश्तों में केतु नाना है, पुत्र है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि केतु को पुत्र की संज्ञा या बच्चों की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि आप देखेंगे कि प्रकृति जो बोलते नहीं, मेरा खून है तो मेरा गुण तो आब ही करेगा। तो खून क्या है? मंगल है। और केतु को मंगल सदृश फल देने वाला बोलते हैं। एक्चुअल में केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, पर इनकी एनर्जी कैसी है? तो इन केतु की एनर्जी मंगल जैसी और राहु की एनर्जी शनि की जैसी है। ये उसी हिसाब से अपना फल भी देते हैं। तो पुत्रों को केतु की संज्ञा दी गई, बच्चों को क्यों दी? क्योंकि जो आपकी प्रकृति होगी, जैसे आपकी नेचर होगा, उसी तरीके की आप औलाद पैदा करोगे। इसीलिए केतु को पुत्रों की, बच्चों की संज्ञा दी गई ज्योतिष में। आप समझ रहे हैं? जो ये इतना इसको आप गहराई से समझिए कि प्रत्येक जो ग्रह है उसको, अगर उसको उस चीज की संज्ञा दी गई है तो क्यों दी गई है? ऐसे ही नहीं दी है। फिर केतु रिश्तों में नाना भी है, नाना को भी केतु का ही माना जाता है। तो अब नाना केतु क्यों? यहाँ तो पुत्र भी बोल रहे हैं, फिर नाना भी बोल रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि नाना जो है वो तुम्हारी माता को पैदा किए हैं। ठीक है? तो जब नाना माँ को पैदा किए तो माँ क्या है? प्रकृति है। तो जो प्रकृति को कौन जन्मा? नाना ने। तो प्रकृति से प्रकृति उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? इसका मतलब जो नाना है वो माँ को भी प्रकृति कहा गया है ना। तो जो नाना है वो भी प्रकृति है। इसलिए जो प्रकृति को पैदा करता है उसे भी केतु की संज्ञा में ही रखा जाएगा। दादा को क्यों नहीं रखा गया? नाना को ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो नाना है उन्होंने एक स्त्री को जन्म दिया रिश्तों में। तो हम रिश्ते में स्त्री को भी प्रकृति का ही माना जाता है, प्रकृति ही माना जाता है स्त्रियों को।
ठीक है, क्योंकि उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ये हो गया अपने केतु के बारे में जानकारी मैंने दिया कि केतु की एक्चुअल में प्रकृति क्या होती है। और केतु यानी ध्वजा, मतलब आपके केतु, अगर आपका केतु खराब हो गया किसी भी कंडीशन में और आपने ध्वजा का दान दे दिया तो आपका केतु तुरंत 1.25 महीने में न्यूट्रल आ जाएगा, फिर आपको उसका दान देने की जरूरत नहीं है। और यदि आप तीर्थ स्थल में केतु ध्वजा का दान करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये केतु की स्थितियां थी। और केतु के बारे में आपको एक जानकारी मैं और भी देना चाहूँगा। यदि आपका बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है केतु, तो आप कान छेदन भी करा सकते हैं और कान में सोना धारण कर लेंगे तो आपका केतु मेंटेन हो जाएगा। या तो चाहे आप अगर सोना धारण करने की स्थिति में नहीं हैं तो कान के पीछे तरफ आप हल्दी लगा सकते हैं, उससे भी आपका केतु मेंटेन रहेगा। माथे, जुबान, नाभि पर अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो भी केतु आपका बहुत उत्तम फल देने वाला हो जाएगा। अब इसको माथे, नाभि और जुबान, इन 3 जगह पे क्यों केसर का तिलक है? ये तीनों जगह बृहस्पति का स्थापित कर रहे हैं। माथा होता है उत्तम ज्ञान का कारक। नाभि में अगर आप केसर लगाते हैं तो वो बृहस्पति का कारक है। जैसे ही आपकी नाभि खुलेगी उसमें सही वायु मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन बृहस्पति का कारक है। तो अगर आपका मस्तिष्क में सही ऑक्सीजन जाएगा, नाभि में सही ऑक्सीजन जाएगा, अगर आप उसमें बृहस्पति की वस्तु लगाएंगे तो उस चीज़ का वृद्धि होगा। और जुबान और जो टंग है आपकी, वो कहीं ना कहीं जुबान है, तो एक अच्छा मस्तिष्क है ना, एक अच्छी जुबान और एक अच्छा पेट यानी मन, ये मतलब ये हिस्सा आपका, अगर स्वास्थ्य अच्छा है, पेट अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा तो आपकी जुबान अच्छी तो आपका दिमाग अच्छा। तो इसलिए नाभि, माथे में और जुबान में केसर का तिलक लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही केतु डिस्टर्ब होता है इन 3 जगह पर इफेक्ट करता है। वो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पे करेगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो नेचुरल सी बात है आप चिड़चिड़ाएंगे तो आपकी जुबान खराब होगी। जब आप चिड़चिड़ाएंगे तो अपोजिट तरफ से भी कोई ना कोई चिड़चिड़ाएगा तो आपका मस्तिष्क खराब होगा। तो ये सब आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। तो ये इसलिए इसका ऐसा उपाय दिया जाता है। केतु खराब होने पे वो कुत्तों को रोटी देना, मीठी रोटी का भी देने का रहता है, लेकिन जनरली रोटी भी देंगे। आप कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, बहुत है। क्योंकि महाभारत में ही एक ऐसा प्राणी था युधिष्ठिर के साथ जाने वाला स्वर्ग, जो कुत्ता था। जो ईमानदार होगा, जो सच्चा होगा, जो स्वामी भक्त होगा, वो व्यक्ति की प्रकृति कभी खराब नहीं हो सकती, उसे स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। आज इतना ही मित्रों, आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ केतु के बारे में जान लिया। अगला पुनः मैं वीडियो बनाऊंगा केतु के कुछ और भी 12 खानों के फल के बारे में जानकारी दूंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।